दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से H1B वीज़ा फी जो है वो हाइक की है, जिसको मोटा मोटा देखें तो अब अगर कोई भी H1B वीज़ा के लिए यूएसए में जाने के लिए अप्लाई करे तो उसको $1 लाख तक पे करना पड़ेगा। आप देखोगे उसको लेकर के यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तरफ से इसको चैलेंज कर दिया गया है कोर्ट में। मामला अभी वैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही पहुंचा है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में। बट ये अपने आप में यूएसए में जो एम्प्लॉयर्स हैं, जिनको एक टैलेंट पूल मिलता था सस्ते में कम सैलरी पे, वो अब मिलना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि अगर हम पिछले कुछ ट्रेंड्स की बात करें तो 2024 में डेटा साफ साफ ये कहता है कि 60% ऑफ इंडियन जिनके पास में H1B वीजा था, उन लोगों की एनुअल सैलरी ही 1 लाख रुपए थी। तो उन लोगों के लिए तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर और हो जाएगा वहां जाना। तो ये एक अपने आप में चैलेंजिंग कंडीशन थी। अब देखो H1B वीजा क्या होता है। देखो, जब भी कोई फॉरेनर अमेरिका में यूएस में जाकर के जॉब करना चाहे और वहां की कंपनी के लिए, जैसे आपको पता है गूगल, फेसबुक और ये कई कंपनियां आपको पता है, गूगल की अल्फाबेट हो गया, मेटा हो गई, तो इनका ये रहता है कि भाई हमें सस्ते में बढ़िया टैलेंटेड इंडिविजुअल्स मिल जाएं। और हर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली कंपनी का यही टारगेट होता है। तो ये H1B वीजा का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली वर्किंग वीजा है, जहां पर हमारे जैसे देश के लोग वहां जाकर के काम कर सकें। बट ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि भाई अमेरिकन को जॉब दें अमेरिकन कंपनियां, तो उसके लिए क्या किया जाए, बाहर से आने वाले जो लोग भी हैं उनके ऊपर एक तरीके से थोड़ा बैन लगाने की कोशिश की जाए। और वो बैन कैसे लगाया जा सकता है कि उनको जो H1B वीजा लेते टाइम पे फी देनी होती है वो बढ़ा दी जाए। बट अब वो बैकलैशेस का सामना करना पड़ रहा है। सीधी बात है, सस्ते में टैलेंट अमेरिका में मिल नहीं रहा है। और जो रिप्लेसमेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भाई अमेरिका के लोगों को ही फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, वो रिप्लेसमेंट तब मिलेगा ना जब वहां के लोग सस्ते में काम करने के लिए, क्वालिटी काम करने के लिए रेडी हों। तो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है और उसको लेकर के ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये चैलेंज किया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये जो कदम उठाया गया था। ठीक वहीं दूसरी तरफ मायोइस्ट मूवमेंट को चलाने वाले जो लोग हैं, नक्सलिज्म को जो बढ़ावा दे रखा था, उसमें अब लगातार एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 210 जनों ने अपने आर्म्स को रखा है और सरेंडर किया है। यह अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव आप कह सकते हो आउटकम है। गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी एफर्ट लगाए जा रहे हैं, ये मोर और लेस आपके इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी फ्रंट पेज से। बाकी देखो, डेट आज की हो चुकी है 18 अक्टूबर 2025, धनतेरस है। हैप्पी धनतेरस। और उसके अलावा देखो, PWIS की तरफ से जितने भी ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उन सब पर आपको 70% तक का ऑफ दिया जा रहा है दिवाली के इस मौके पर। चाहे फिर आप वो यूपीएससी के हिसाब से ज्वाइन करो या स्टेट पीएससी के हिसाब से आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहो। इसके अलावा जो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज हैं, जैसे कि 2027 के लिए इंग्लिश और हिंदी में तो संकल्प है और पिनेकल है इंग्लिश में, तो आप उस पर भी डिस्काउंटेड रेट के ऊपर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसी तरीके 2026 का आपका टारगेट है तो आप प्रहार ज्वाइन कर सकते हो, टाइटन ज्वाइन कर सकते हो एज पर योर मीडियम रिक्वायरमेंट। तो आप देख सकते हो डिस्काउंट इस पर भी 70% तक का चल रहा है। फिर आ जाओ आपके प्रारंभ कोर्स की बात कर लेते हैं। 2028 के लिए जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी तक भी इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया और उनको लगता है कि भाई ज्वाइन करना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। भाई 3 साल का प्रोग्राम है। 3 साल में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी बहुत डिटेल में कराई जाती है और इस पे आपको 60% तक का छूट दिया जा रहा है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेगमेंट में है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब देखो, शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। एक्सरसाइज समुद्र शक्ति, ध्यान रखना है ये इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच में हुई और ये कहां पर हो रही है अभी? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम आपको पता है आंध्र प्रदेश कोरोमंडल कोस्ट पे लोकेटेड है। अगर हम बात करें तो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आपका लोकेशन आ गया। इसका ओरिजिन कब हुआ? पहला जो एक्सरसाइज था वो हुआ था आपका 2018 में। लोकेशन की बात करें, विशाखापट्टनम इंडिया रहता है। पार्टिसिपेट करने वाले जो शिप्स हैं वो कौन से हैं? देखो, इंडिया की तरफ से INS कावेरती, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेगमेंट में काम करता है, प्लस जो ये शिप्स होते हैं वॉरफेयर, जो शिप होता है ना वॉरशिप्स, इनमें देखो आप देखते हो कि कॉर्वेट्स होता है ना, वो भी साथ में रहता है। आपने देखा होगा एक बड़ा शिप जाता है, उसके पास में एस्कॉर्ट करने वाले छोटे शिप्स भी हुआ करते हैं, तो उनके साथ में ये पार्टिसिपेशन आ रहा है इंडिया की तरफ से। सिमिलरली इंडोनेशिया की तरफ से KRI जॉन लाई,
ये एक शिप है, उसका पार्टिसिपेशन है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स और कॉर्वेट्स का पार्टिसिपेशन भी है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव है कि दोनों नेवीज एक दूसरे से बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीख सके, इंटर ऑपरेबिलिटी आ सके, उसको इंप्रूव किया जा सके, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव की जा सके। क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का की जब बात आती है तो वहां पर इंडोनेशिया एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर के तौर पे दिखाई देता है। तो वहां चाइना के साथ में अगर दो दो हाथ करने की बात आ जाए तो कम से कम दोनों साथ मिलकर काम कर सके। इसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, पायरेसी, इन चीजों को रोकने के लिए काम करना। दो फेजेस में एक्सरसाइज हो रही है। एक तो हार्बर फेज, इसका मतलब कि आप किनारे पर रहते हुए जो आपके डॉक्स है वहां पर आप अपने शिप्स को पोर्ट करोगे और फिर वहां पर जो एक्टिविटीज है जैसे कि प्रोफेशनल एक्सचेंज, दोनों तरफ से इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के एक्सपर्ट्स स्पीच देते हैं, अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज, SMEE। इसके अलावा क्रॉस डेक विजिट, दोनों तरफ से आपको पता है शिप्स हैं वो आपके पोर्ट पर डिप्लॉयड है, हार्बर पर डिप्लॉयड है। तो क्या होते हैं कि एक दूसरे के जो जवान है, नेवल फोर्स के जो इंडिविजुअल्स हैं, पर्सनल्स हैं, वो एक दूसरे के शिप्स पे जाकर के स्टडी करते हैं, देखते हैं कि भाई क्या है तुम्हारे पास में चीजें। इसके अलावा कल्चरल एंड स्पोर्ट एंगेजमेंट, योगा के ज्वाइंट सेशन कराना, फ्रेंडलीनेस इनके बीच में डेवलप करना, ये इनका टारगेट होता है। ये तो हो गया हार्बर फेज में। दूसरा होता है सी फेज। तो सी फेज में देखो किस तरीके से हाईली डिमांडिंग सिचुएशन में आप कितना जल्दी से ऑपरेशंस को कर पाते हो जब एक्चुअल में लड़ाई हो रही हो तो उस टाइम पे, ठीक है, या फिर एक्चुअल में सिचुएशन को जब आप टैकल करते हो। इसमें एयर डिफेंस एक्सरसाइज, हेलीकॉप्टर मैन्योवर, इनके ऊपर काम किया जाता है। इसमें वेपन फायरिंग ड्रिल्स होती है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर ट्रेनिंग होती है, साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन के लिए सोनार सिस्टम यूज होता है उस पर भी काम होता है। इसके अलावा BVBSS, इसका मतलब विजिट बोर्ड सर्च सीजर, कि मानो कहीं पे कोई बहुत ही ज्यादा लुटेरों की एक बड़ी सी बिसात आकर के आपके चारों तरफ लग गई, तो उस टाइम पर आप कैसे डील करोगे। तो उस पर यह काम होता है कि एंटी पायरेसी ऑपरेशंस कैसे रन कराए जाए और एंटी स्मगलिंग मिशंस कैसे रन कराए जाए। तो यह है भाई आपका समुद्र शक्ति एक्सरसाइज जो कि इंडिया और इंडोनेशियन नेवल फोर्सेस के बीच में हुआ या हो रहा है। और इसके अलावा इंडोनेशिया के साथ में हमारे डिफरेंट एक्सरसाइजेस की बात करें तो आर्मी की एक्सरसाइज होती है गरुड़ शक्ति। इसके अलावा इंडो कॉर्पोरेट भी एक एक्सरसाइज होती है, एक मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं दोनों के दोनों, दैट इज कोमोडो। और मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज एक और है जिसमें मिलन नाम है, उसमें भी आपकी नेवी पार्टिसिपेट करती है और इंडोनेशिया की नेवी पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट DNA बेस्ड काउंट, भाई सीधी बात है 2021 के से लेकर 25 तक DNA बेस्ड एलिफेंट्स की काउंटिंग हमारे देश में हुई और अब उसका डेटा रिलीज कर दिया गया है फाइनली। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इसको बोला गया है SAIEE, इसका मतलब ऑल इंडिया सिंक्रोनस एलिफेंट एस्टिमेट। क्या है इसका पूरा सेगमेंट, क्या है इसकी डिटेलिंग, वो समझते हैं। देखो, ये इंडिया की पहली DNA बेस्ड एलिफेंट काउंटिंग है, ये एक तो ध्यान रख लेनी है। जिससे DNA बेस का मतलब एक इंडिविजुअल एलिफेंट की बात करें तो उसकी यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करने में बड़ी आसानी होती है, तो टोटल काउंट करने में बड़ी आसानी होगी। इसके द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। एक तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंडर में प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है, ठीक है। एक तो हो गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक। दूसरी आपकी प्रोजेक्ट एलिफेंट जो रन हो रहा है, जो एलिफेंट्स के कंजर्वेशन से रिलेटेड है वो, और तीसरा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन तीनों ने मिलकर के ये एक्सरसाइज कंडक्ट की है। सर्वे में जो मेथड यूज हुआ है एलिफेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए वो क्या है? पहला तो इन्होंने ध्यान दिया है डंग DNA सैंपलिंग। सीधी बात है, जो भी एक्सक्रीटा है उसको टेस्ट करना, उससे DNA का आइडिया लगाना कि भाई ये एलिफेंट का ये आइडेंटिटी है। इस तरीके से 21,056 डंग सैंपल्स कलेक्ट किए गए। 6.7 लाख किलोमीटर फॉरेस्ट ट्रेल्स पे अलग कहां पर एलिफेंट्स की प्रेवलेंस है उस तरफ जाकर के। इसके अलावा 3.1 लाख डंग प्लॉट्स भी आइडेंटिफाई किए गए। तो इस तरीके से डंग DNA सैंपलिंग। दूसरा जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन, आपने यहां पर DNA फिंगरप्रिंटिंग को अप्रोच रखी। इससे क्या है कि DNA से जब आपने वेरिफिकेशन किया चीजों का, एक तो काउंटिंग होती है ब्लॉक काउंटिंग कि भाई कहां पर एलिफेंट किस तरीके से लोकेटेड है, ठीक है, GPS का इनका यूज करके। इसके साथ में आपने DNA वेरिफिकेशन और किया है ना, तो ऐसे में आपको यूनिकनेस क्या दिखी है, लगभग 4065 यूनिक एलिफेंट्स आपको दिखे हैं जिनके खुद के फिजिकल फीचर्स बड़े डिफरेंट दिखे आपको, ठीक है। इसमें मार्क रिकैप्चर मॉडल पे आप काम करते हो। इसमें मतलब क्या होता है
कि आप एलिफेंट्स को मान लो एक पूरा फ्लॉक है एलिफेंट्स का, पूरा एक जत्था है, वहां पर गए एलिफेंट्स को मार्क कर दिया, मार्क करके और यूं कर देते हो हाँ भाई काउंट हो गया, फिर छोड़ देते हैं उनको। अब पकड़ना तो होता नहीं है, वाइल्ड लाइफ में आप इस तरीके के काम कर रहे हो। फिर अगेन आप देखते हो कि कहां कहां पर मार्क्ड एलिफेंट्स है वो हमें दिख रहे हैं, तो उनको तो काउंटिंग से छोड़ दो, बाकी जो दूसरे हैं उनको मार्क करते जाओ। इस तरीके से मार्किंग का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है, काउंटिंग आपकी होती रहती है। टेक्नोलॉजी यूज की बात करें, इसमें देखो ग्राउंड सर्वे किया गया है एम स्ट्राइप्स ऐप से। एम स्ट्राइप ऐप जो कि शुरुआत हुई थी टाइगर्स की काउंटिंग से रिलेटेड, बट अभी इसको वाइल्ड लाइफ में डिफरेंट एस्पेक्ट में भी यूज किया जाता है, जैसे एलिफेंट की काउंटिंग के लिए यूज हुआ। इसके अलावा सैटेलाइट बेस्ड हैबिटाट मैपिंग की जाती है कि कहां कहां पर एलिफेंट्स रह रहे हैं, किस तरीके से उनका मूवमेंट रहता है पूरा, वो सारी चीजें। डीएनए एनालिसिस फिर आपने किया ही। तो इस तरीके से 3 स्टेजेस में ये पूरा सेंसस का काम हुआ है एलिफेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ये सर्वे 2021 से 2025 के बीच में हुआ, और डिले इसलिए हुआ क्योंकि प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहा, क्योंकि हमें एक्यूरेसी चाहिए थी, इस वजह से ये डेटा रिलीज होने में थोड़ा सा डिले कंसिडर किया जा रहा है। इसके अलावा क्या फाइंडिंग्स निकली है देखो इस सर्वे में, तो देखो इसमें मोटी बात अगर करें तो एक बार मैं पेन चेंज कर लूं, यस। पॉपुलेशन एस्टिमेशन इंडिया में वाइल्ड लाइफ एलिफेंट्स की निकली है 22,446, जिसको अगर हम रेंज वाइज देखें तो 18,000 से 26,000 की, 26,500 के बीच चला गया। दूसरा, 2017 की जो सेंसस आई थी, जो भी काउंटिंग हुई थी एलिफेंट्स की, उसमें यह एस्टिमेशन लगाया गया था कि ज्यादा भी नहीं तो आने वाली सेंसस में हमारे पास में 27,312 एलिफेंट्स हो जाएंगे। बट रियलिटी क्या आई है, थोड़ा सा हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि मोर और लेस 18% कंसिडर किया जा रहा है। अब सवाल यह आता है कि हमारे देश में कहां कहां पर एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है, कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है। तो वेस्टर्न घाट्स में आपको सबसे ज्यादा मिलेगी 11,934 एलिफेंट्स, जो कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। फिर नॉर्थ ईस्ट और ब्रह्मपुत्रा वाले ब्रह्मपुत्रा वाले फ्लड प्लेन में चले जाओ, काजीरंगा उधर की तरफ, तो वहां आपको दिख जाएगा 6,559 एलिफेंट्स, जो कि नंबर 2 पे आ गया। फिर आपको शिवालिक हिल्स और गेंजेटिक प्लेन्स, मतलब आपका जो नॉर्दर्न रीजन है, वहां पर आपको एलिफेंट पॉपुलेशन दिख रही है लगभग 2062। फिर सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स की बात करें वहां पे, तो वहां पर आपको मोटा मोटा दिखा 1891 1891 एलिफेंट्स। तो इस तरीके से आपको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रख लेना, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए इस पे। फिर बात करते हैं साइंटिफिक सिग्निफिकेंस, कि आपने डीएनए बेस्ड काउंट किया है तो इसके क्या मायने हैं। सीधी बात है, पहले क्या होता था, ट्रेडिशनली केवल ब्लॉक काउंट पे ज्यादा रिलाई किया जाता था, कि एक साथ कहां पर कितना झुंड है उसके ऊपर आप काउंटिंग कर रहे हो, या फिर आप देखते थे कि कहां पर ज्यादा डेंसिटी दिख रही है एलिफेंट्स की, डंग की, उसके हिसाब से। अब आप जा रहे हो जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन पे, तो यूनिकनेस आपकी आ रही है, एक्यूरेसी आपके पास में आएगी। इसके अलावा बेस लाइन फॉर कंजर्वेशन, सीधी बात है, जब आप साइंटिफिक मैनर में आप पॉपुलेशन काउंट कर रहे हो, सेंसस कर रहे हो, तो इससे आइडिया ये लगेगा कि रियलिटी क्या है। ऐसा नहीं होगा कि कुछ चीजें छूट रही हैं, कोई अगर यूनिकनेस किसी एलिफेंट में है तो वो यूनिकनेस क्या है, क्या उनके लिए थ्रेट्स हैं, वो सारी चीजें फिर डिटेल आउट हो पाती हैं। इसका मतलब जो प्रोजेक्ट एलिफेंट का मेन एम है वो आपका यहां पर अचीव करना थोड़ा और अच्छे से पॉसिबल हो पाएगा। आपने यहां पर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया है। हमने क्या देखा कि यहां पर रिमोट सेंसिंग आप यूज कर रहे हो, सैटेलाइट्स का यूज किया जा रहा है, आप मोबाइल डेटा कलेक्शन, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है एम स्ट्राइप्स ऐप के थ्रू। इसके अलावा मॉलिक्यूलर इकोलॉजी, मतलब स्मॉल स्मॉल स्केल के ऊपर आप जाकर के और एनवायरमेंट को, वाइल्ड लाइफ को स्टडी कर रहे हो। तो ये चीजें मिलकर के हमें एक्यूरेसी देती है, और फिर वो पॉलिसी मेकिंग और फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन में भी हेल्प करती है। कंजर्वेशन कंसर्न्स की बात करें तो देखो, एलिफेंट्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है हैबिटाट लॉस। जिस तरीके से लगातार हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, जंगल वाला एरिया है, वाइल्ड एरिया है, वो हम खत्म कर रहे हैं, तो एनक्रोचमेंट हो रहा है, उनके हैबिटेट खत्म हो रहा है। इसके अलावा ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, सीधी बात है, अगर आप ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे वाइल्ड लाइफ वाले रीजन में, तो वहां पर फिर उनके मूवमेंट के साथ में आपके कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली होंगे। जैसे ट्रेन्स के साथ में एलिफेंट्स का कॉलिजन होना, वो बहुत ज्यादा डिजास्टर्स कंडीशन बन जाती है, तो ये हो रहा है। फिर पॉपुलेशन फ्रेगमेंटेशन, अगर छोटे छोटे एरियाज में अगर हम डिवाइड कर देते हैं डेवलपमेंट के नाम पर जो भी एलिफेंट या फिर वाइल्ड लाइफ हैबिटाट है उसको, तो सीधी बात है वो छोटे छोटे फ्लॉक्स में डिवाइड हो जाएंगे। अब क्या होगा
कि एक एरिया से दूसरे एरिया में एलिफेंट मूव नहीं कर पाएंगे, तो उनकी सस्टेनेबिलिटी है ना, जहां पर वो क्रॉस ब्रीडिंग कर पाते हैं, भाई सीधी बात है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में अगर आपने ये एक बैरियर क्रिएट कर दिया रेलवे लाइन के नाम पर, तो इधर के एलिफेंट इधर नहीं जा पाएंगे, तो एक जो जेनेटिक सस्टेनेबिलिटी है वो नहीं मेंटेन हो पाएगी, और उसके चलते फिर सर्वाइवल पर मुश्किलें आ जाती हैं, ब्रीडिंग जो है सक्सेस वो रिड्यूस हो जाती है। ये चीजें यहां पर हमारे लिए कंसर्निंग है। फिर बात कर लेते हैं थोड़ा सा एलिफेंट्स, एशियन एलिफेंट्स की, जिसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं एलिफाज मैक्सिमस। ये देखो इसके 3 सब स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी। एक तो इंडियन हमारे यहाँ पे, इसके अलावा हमारे देश के अलावा भी मिलती है, ध्यान रखना इंडियन जो सब स्पीसी है, बाकी सुमात्रन है, श्रीलंकन है। अगर ग्लोबल पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो एशियन एलिफेंट्स आपको 20,000 से 40,000 की रेंज में दिख जाएंगे। हैबिटाट की बात करें तो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है, वहां पर आपको जनरली एशियन एलिफेंट्स दिख जाएंगे, जिसमें आपको ये कंट्रीज देखने को मिल जाएंगे, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला फिजिकल ट्रेट कैसा होता है एशियन एलिफेंट दिखने में? देखो कान होते हैं छोटे, जो आप बैक देखोगे एलिफेंट की बैक, तो इस तरीके से यूं आपको थोड़ी सी आर्क दिखेगी, और जो सिर होता है वो भी कॉन्वेक्स होता है, या फिर यूं कहो कि ट्विन डोम्ड सिर दिखेगा ना एलिफेंट का, यूं दिखेगा आपको, ठीक है? तो यूं लगता है जैसे कि 2 डोम बने हुए हैं या फिर बीच में एक कॉन्वेक्स शेप दी हुई है, इस तरीके से आपको हाथी का चेहरा दिखेगा। डन। फिर आ जाओ सोशल स्ट्रक्चर की, तो मैट्रियार्कल हर्ड होता है, मतलब मां जो होती है, फीमेल्स होती हैं, वो लीड करती हैं अपने पूरे ग्रुप को, और स्ट्रांग फैमिली बॉन्डिंग होती है। इसके अलावा डाइट की बात करें तो हर्बीवोरस है, घास फूस खाते हैं, जिसमें ग्रासेस, फ्रूट्स, बार्क्स, रूट्स, बैम्बू, ये खाना इनका कॉमन पैटर्न रहता है। थ्रेट हमने देख लिया, हैबिटाट लॉस है, लगातार इनके रहने की जगह में डेवलपमेंट के नाम पर इनको तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट और इलीगल हंटिंग, जिसको पोचिंग बोलते हैं, इनके दांतों के लिए या किसी और चीज के लिए, राइट। इंडियन एलिफेंट्स की बात करें तो इंडियन एलिफेंट्स को हम साइंटिफिकली बोलते हैं एलिफास मैक्सिमस इंडिकस। ये हमारे देश में, और अगर हम एशियन एलिफेंट्स की बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा मिलने वाला अगर एलिफेंट वेरिएंट कोई सा है, सब स्पीसी, दैट इज इंडियन एलिफेंट। कहां कहां मिलता है? तो इंडियन एलिफेंट है तो इंडिया में तो मिलेगा, पर ध्यान रखने वाली बात है कि इंडिया के अलावा भी ये बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, कंबोडिया, चाइना, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इनमें भी मिल जाता है। हैबिटाट की बात करें, ग्रासलैंड, ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी ये रह लेते हैं। रिकॉग्निशन की बात करें तो हमने इस एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज एनिमल का टैग दिया हुआ है। लिस्टिंग की बात करें तो सीधी बात है, कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से IUCN में एंडेंजर्ड, साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल फर्स्ट। इसका मतलब साइट्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हाईएस्ट प्रोटेक्शन की बात यहां पर की गई है, और IUCN में एंडेंजर्ड पे आ जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, दैट इज ला नीना। देखो अभी ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ला नीना के चलते हमारी सर्दियां बड़ी कड़क होने वाली हैं, मतलब अच्छी सर्दियां होंगी अब की बार। ला नीना बेसिकली देखा जाए तो अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन जो है उसका एक मानो कि एक तरीके का एक वेरिएंट है, एक फेज है। अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन की बात करें तो ये आपका पैसिफिक ओशन यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। पैसिफिक ओशन का ये जो साउथ वाला पार्ट है, यहां पर क्या होता है, टेम्परेचर वेरिएशन दिखाई पड़ता है, जहां पर हवाओं की डायरेक्शन, सबसे पहली चीज यहां पर फ्लो होने वाली ट्रेड विंड्स, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऑफ विंड्स की बात करते हैं तो सदर्न हेमिस्फीयर में इस तरीके से ट्रेड विंड्स आती हैं, ठीक है, लेफ्ट की तरफ मूव करती हुई। तो ट्रेड विंड्स जब स्ट्रांग हो जाती हैं तो वो हवाएं क्या करेगी, इस तरीके से साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट से ऑफशोर जाएंगी दूर की तरफ। तो उससे क्या होगा कि जो इक्वेटोरियल वाटर है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट का जो पानी है, जो कि थोड़ा सा सरफेस पे रहता है, जो कि थोड़ा गर्म होता है, क्योंकि गर्म पानी थोड़ा सरफेस पे रहेगा क्योंकि थोड़ा सा लाइट होता है डेंसिटी वाइज, जबकि कोल्डर वाटर जो कि यहां पर पेरुवियन करंट लेकर के आती है वो थोड़ा हैवी होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हवाएं, ट्रेड विंड्स हैं, वो हो रही हैं स्ट्रांग। तो उस केस में क्या हो जाता है कि ये हवाएं ऊपर वाला जो पानी है सरफेस का, उसको किस तरफ ले जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया की तरफ, और नीचे वाला जो ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर, वो फिर नीचे से ऊपर उठता है, जिसको अपवेलिंग बोलते हैं, कोल्ड वेव अपवेलिंग या कोल्ड करंट अपवेलिंग। वो फिर यहां पर ठंडा माहौल क्रिएट कर देती है, और इस ठंडे माहौल की वजह से
वर्ल्ड के अलग अलग एरियाज में अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होती है। तो ऐसे में ये जो इवेंट है जहां पर साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट पर टेम्परेचर ड्रॉप करता है, टेम्परेचर ड्रॉप करने वाले इस इवेंट को हम बोल देते हैं लानीना, और ऐसा ही कुछ अभी इवेंट वहां पे अकरिंग में आ रहा है। ठीक है जी, लानीना एक क्लाइमेट फिनोमेना है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। नेचर क्या है इसकी, इसका मतलब ये है कि सी सरफेस टेम्परेचर, किस वाले एरिया की बात कर रहे हैं हम, ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक, राइट, समझ में आ गई। ये इक्वेटर है आपकी और ये ईस्टर्न पोर्शन आ गया। यहां पर आपको कूलर देन एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर दिखता है, मतलब जितना टेम्परेचर होना चाहिए सी सरफेस का उससे कम टेम्परेचर दिखाई पड़ता है। इसका फिर एक कूलिंग इफेक्ट तो यहां पर तो आता ही है साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे, बाकी वर्ल्ड ओवर इसके अलग अलग इंपैक्ट देखने को मिल जाते हैं। वो इंपैक्ट्स क्या क्या है, कैसे ये काम करता है, समझते हैं। सबसे पहली बात कि ला नीना होता कैसे है। देखो मैंने बताया कि जो पैसिफिक ओशन है उसके सदर्न रीजन की अगर बात करें इक्वेटर से साउथ की तरफ, तो वहां पर इस तरीके से इक्वेशन बनती है कि कभी तो यहां पर ट्रेड विंड स्ट्रांग हो जाती है तो यहां पर टेम्परेचर ड्रॉप करता है, ठंड बढ़ जाती है, आप कहोगे ईस्टर्न पैसिफिक या वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका पे, तो ये तो लानीना है। अगर ये उल्टा हो जाए, दैट मींस कि यहां पर ट्रेड विंड्स थोड़ी सी कमजोर पड़ जाए और ये जो गर्म पानी है, जो काउंटर ट्रॉपिकल करंट आती है वाटर की, वो अगर ज्यादा इंपैक्ट डाल दे तो यहां पर फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसको अल नीनो बोल देते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा हमें समझना है। तो पॉइंट इज कि यहां पर ये जो अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन है इसके डिफरेंट साइकिल्स हैं, जिसमें अल नीनो तब होता है जब वार्म फेज आता है, कहां पर, आपका जो इक्वेटोरियल पैसिफिक है उसके ईस्टर्न पार्ट पे। ठीक है, ये वार्मर देन यूजुअल सी टेम्परेचर की बात होती है ईस्टर्न पैसिफिक में, क्लियर है। दूसरा लानीना, लानीना मैं आपको समझा चुका हूं, कूलर देन यूजुअल सी टेम्परेचर इन सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक। और तीसरा, मानो कि ना तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो ऐसे में वहां पर न्यूट्रल फेज चल रहा है, तो उसको फिर ना तो अल्नीनो बोला जाएगा ना लानीना बोला जाएगा। तो अल्नीनो का मतलब सिंपल है कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका वहां पर टेम्परेचर बढ़ता है, लानीना का मतलब टेम्परेचर वहां पे रिड्यूस होता है। और इसका ओवरऑल फिर ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल आता है, जिसका असर इंडिया तक भी देखने को मिलता है। ठीक है, दुनिया भर में रेनफॉल टेम्परेचर पैटर्न पे सीधा असर दिखता है। अब वो असर कैसे है वो देखो। मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं कि ट्रेड विंड्स अगर स्ट्रांग हो जाती हैं, ट्रेड विंड स्ट्रांग हो गई, इसका मतलब सीधी बात है साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट से पानी दूर की तरफ हटेगा, तो ऊपर की तरफ हवाएं चलेंगी, तो जो हॉट वाटर है काउंटर इक्वेटोरियल करंट का या इक्वेटोरियल वाटर, वो मूव करेगा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ। तो गर्म पानी किधर चला गया, इधर वेस्ट की तरफ, और इधर ईस्टर्न पार्ट की तरफ जो कि साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट है, वहां पर आपका टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है। यही हमारा लानीना होता है। ठीक है जी, तो यहां पर आप देखो इसका क्या असर देखने को मिलता है ग्लोबल पैटर्न पे। तो पहली चीज, नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में जो एरियाज है वहां पर कूलर, मतलब ठंड ठीक ठाक रहती है, मतलब बढ़ती है, और रेनफॉल भी दिखाई पड़ता है यूएसए के नॉर्दर्न पार्ट की अगर बात करें। वहीं पर यूएसए का जो सदर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट ऑफ यूएसए का मतलब आप समझ जाइए कि आप बात कर रहे हो साउथ और सेंट्रल अमेरिका के नियर बाई एरियाज की, यहां की बात आप कर रहे हो। तो इस एरिया में आपको ड्राई इवेंट देखने को मिलेगा। क्यों, सिंपल सा लॉजिक है। देखो यहां पर डोमिनेंस किसकी हो रही है, यहां पर कोल्ड वाटर की डोमिनेंस हो रही है। अगर हम ला लीना की बात करें, इसका मतलब टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, इसका मतलब यहां पर हाई प्रेशर कंडीशन होगी, हाई प्रेशर कंडीशन में रेनफॉल कम होता है, राइट। तो यहां पर सेंट्रल और सदर्न नॉर्दर्न अमेरिका, है ना, जिसकी वेस्टर्न कोस्ट की बात कर रहे हैं, और नॉर्दर्न सदर्न अमेरिका जिसकी वेस्ट कोस्ट की बात कर रहे हैं, वहां पर आपको ड्रायर कंडीशन मिलेगी। वहीं पर साउथ अमेरिका की बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वेस्टर्न कोस्ट आपको ड्राई कंडीशन प्रिवेल होती हुई दिखेगी, चाहे वो पेरू हो, इक्वेडोर हो, वहां पर। ठीक है, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन और ऑस्ट्रेलियन रीजन की बात करें तो सीधी बात है, इस तरफ आपने क्या देखा था कि गर्म पानी इधर की तरफ मूव कर रहा था हवाओं के साथ में, ट्रेड विंड स्ट्रांग थी, है ना, वेस्टवर्ड मूव करते हुए। तो यहां पर टेम्परेचर करता है राइज होगा, तो यहां पर क्रिएट होगा लो प्रेशर के चांसेस हैं, तो सीधी बात है साइक्लोनिक कंडीशन, दैट मींस रेनफॉल होगा, बरसात वहां पर बढ़ती है। तो इस तरीके की कंडीशन है। तो ऑस्ट्रेलिया में फ्लड्स के इनके चांसेस हैं भाई, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में। बाकी देखते हैं इंडिया की बात करें तो देखो ला नीना होता है ना, ध्यान से समझना, ला नीना होता है वो इंडिया के लिए बड़ा फेवरेबल होता है।
इंडिया में रेनफॉल होती है और रेनफॉल वाली कंडीशन अगर बनी है तो सीधी बात है हमारे यहां पर टेम्परेचर ड्रॉप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ला नीना की बजाय अगर अल नीनो की बात करें तो अल नीनो जब होता है तो ये हमारे मॉनसून के लिए फेवरेबल या हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता, हमारे यहां पर रेनफॉल कम होती है, इसका मतलब टेम्परेचर हमारे यहां पे बढ़ता है। तो ये इक्वेशन आपको समझ लेनी है, समझ गए? चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं लानीना से इंपैक्ट की थोड़ी डिटेल में। तो अब सीधी बात, अब सर्दियां चल रही हैं तो नॉर्दर्न हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो वहां पर कोल्ड वेव चलेगी, जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर ड्रॉप करता है। इसके अलावा स्नोफॉल होने के चांसेस है हमारे माउंटेनस रीजन जैसे कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एक्सेट्रा। रेनफॉल पैटर्न मैं बता चुका हूं कि ला नीना जो है वो हमारे यहां पर रेनफॉल ज्यादा लेकर के आता है, इसकी वजह से टेम्परेचर ड्रॉप होता है और वही टेम्परेचर ड्रॉप अभी के टाइम पे हमारी सर्दियों को और ज्यादा कूलर बनाने वाला है। वैसे ध्यान रखें कि टेम्परेचर ड्रॉप और साथ में रेनफॉल अगर रहती है तो मावट का जो सिनेरियो बनता है ये हमारी एग्रीकल्चर के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी एग्रीकल्चर बहुत हद तक किस पे डिपेंड करती है? रेनफॉल पे। ठीक है, तो ये सिनेरियो है। तो कुल मिलाकर के ये हमारे कुछ आर्टिकल्स थे, कंप्लीट होते हैं। इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर लो भाई। ठीक है, वीडियो यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।